बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यू आर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, आज सबसे पहले जो हम बात करेंगे ना, वो है उन लोगों के हवाले से जो खुद से बातें करते हैं। कौन बातें करता है खुद से? आप करते हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है जिन लोगों की नहीं सुनी जाती, जिन लोगों से कोई बात ही नहीं करता, बिल्कुल उनको छोड़ देता है, या फिर कहता है कि इसकी तो बात का कोई वज़न ही कोई नहीं है, तो जो बोलेगा तो फालतू, इसके बोलने का क्या असर, कुछ नहीं। तो वो जब बोल या कोई बात करने की कोशिश करे, उसकी कोई सुनता नहीं, फिर वो खुद से बातें करता है। अब क्या ये लोग नफ्सियाती कोई उनको ज़हनी कोई इशू है, कोई बीमारी है इनको, इसके बारे में हमें नहीं पता। हम अगर अपने बच्चों को देखें नाज़रीन, तो बच्चे ना अपने आप से बातें करते फिर रहे होते हैं, ऐसे कर लेते हैं, वो जो कॉ कर लियो, ऐसे अपने आप से, ठीक है ना। अब माँ बाप ना इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करते, वो कहते हैं ठीक है, छोटे छोटे बच्चे हैं, हर बच्चा इस उम्र में जो है ना इस तरह की हरकतें करता है, अपने आप से बात कर रहा होता है, इग्नोर कर देते हैं। तो क्या बच्चों का अपने आप से बात करना इज़ इट वेरी नॉर्मल, या हमें इस चीज़ पे परेशान होना चाहिए और इसका सलूशन देखना चाहिए कि बच्चे अपने आप से बातें कर रहे हैं? इस पर बात करेंगे आज। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। नाज़िश हबीब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, बहुत अच्छे होमवर्क के साथ आपको समझाने के लिए आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक यू हूँ। आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। थैंक यू सो मच। आज का ओह थैंक यू। मैं तो बस जल्दी जल्दी में तैयार हुई हूँ, मैं आज ठीक नहीं हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। बस आज का शो कंटेंट आपने चलाना है, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कि ये जो बच्चे हैं अपने आप से जब बात कर रहे होते हैं, हम क्योंकि बच्चों से पहले ज़रा मैं कह रही थी कि रिलेट कर लें, तो बच्चों की बातों से माँ को जो है परेशानी होनी चाहिए, या फिर वो हर बच्चा इस तरह की हरकत करता है? अच्छा फ़िज़ा, ये जो बच्चों की आप बात कर रही हैं ना, तो जैसे कि ये डेवलपमेंटल प्रोसेस है एक स्पीच डेवलप होने का। अगर 2 से 4 साल का बच्चा ये बातें खुद से कर रहा है तो दिस इज़ वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। ये उनकी जो स्पीच डेवलपमेंट के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज है, और उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए कि वो लोग अक्सर जो भी जैसे ब्लॉक से खेल रहे होते हैं तो वो कह रहे होते हैं इसको ऊपर लगा दो, इसको नीचे लगा दो, खुद से ही बातें कर रहे होते हैं। तो इनकी एक प्राइवेट स्पीच होती है ये, ठीक है। और ये एक ट्रांजिशन होती है इनर स्पीच डेवलप करने की टुवर्ड्स, जो बाद में आती है। इनर स्पीच जैसे हम अंदर दिल में बातें करते रहते हैं ना, जो वर्बलाइज नहीं करते, तो उसके लिए ये एक स्टेज है बड़ी इंपॉर्टेंट, जो कि 2 से 4 साल की उम्र के बच्चों में तो बहुत ही नॉर्मल है, उनकी सोशल डेवलपमेंट के लिए नॉर्मल है। वो अपनी इमोशनल रेगुलेशन कर रहे होते हैं कि मार पड़ी है तो कह रहे होते हैं इट्स ओके, कोई बात नहीं, अच्छा चुप हो जाओ, मत डरो। जैसे अंधेरा हो जाता है तो कहेंगे ना डरो, क्योंकि उन्होंने सुना होता है अपनी माँ बाप से ये कहते हुए। फिर उनकी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज़ वो अगर कर रहे हैं, कोई मतलब अगर ए लिखना सीख रहे हैं तो वो कहेंगे इधर से ऊपर जाओ, ऊपर से नीचे आओ, तो खुद से ही बातें कर करके वो लिख रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड वेरी नॉर्मल एज वेल। इट्स ओके अगर 2 से 4 साल का बच्चा जो है वो आपको बातें करता हुआ दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है, उसको करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आती है आगे 5 से 6 साल की एज, उसमें ये डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और ज़्यादा आपकी जो फिर इनर स्पीच है ना, यानी कि हम जो अपने आप से अंदर से बातें कर रहे होते हैं, यानी वही काम हम जो भी कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी, तो हम अंदर से दिल में बात कर दिए करना है वो करना है, लेकिन उसे वर्बलाइज नहीं करते। फिर 7 से 8 और आगे ऑनवर्ड्स वो चीज़ डिक्रीज होती होती इनर स्पीच की तरफ चली जाती है। तो बच्चों में तो दिस इज़ अ वेरी वेरी लाइक नॉर्मल बिहेवियर। इट्स नॉट लाइक कि आप कंसर्न शो करें कि भाई बच्चा क्यों छोटा जो है वो बातें कर रहा है। कंसर्न अगर आप कहें कि कब होना चाहिए, तो कंसर्न हमारा तब शुरू होगा जब लाइक एक तो 10 से ऊपर बच्चे लगे हुए आइसोलेट हो रहे हैं, और उनकी परफॉर्मेंस डिटेरियोरेट होना शुरू हो गई है स्कूल की, एकेडमिक, और वो अगर बिहेवियरल इश्यूज़ के साथ रिप्रेजेंट करना शुरू हो गए, जैसे कि एंगर आ गया उनमें ना, ठीक है, मतलब गुस्सा आ रहा है, साथ वो बातें करते हैं, साथ वो कोई हरकत करते हैं, जैसे कि गुस्से में प्लेट मार्क देंगे उठा के। अगर आप ऐसे अभी किस एज से शुरू हो रही है कहानियाँ? अब देखिए, मैंने आपको बताया कि 2 से 4 नॉर्मल, 5 से 6 डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, 7 से 8 में भी कई दफ़ा ये चीज़ रह सकती है। लेकिन अगर 10 से भी आगे परसिस्ट कर रहा है और बच्चा जो है साथ बिहेवियरल, इमोशनल और इस तरह की जो है प्रॉब्लम्स भी शो कर रहा है, ठीक है, जैसे कि बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में ये है कि वो गुस्सा कर रहा है, ठीक है, हो सकता है उसे आवाज़ें आ रही हों। फिर आपने देखना है कि ये कहीं सेल्फ टॉक जो है ये कोई परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस तो नहीं है, ये कोई बैरूनी चीज़ तो नहीं है जिसके साथ वो बातें कर रहा है, ठीक है। और फिर उसका बिहेवियर भी यही शो कर रहा है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि बच्चा बैठा, आप ऑब्जर्व करें कि वो बात कर रहा है और साथ ही उसने एक ग्लास मार दिया है कहीं, आई मीन, ठीक है। तो आप यू कैन इंक्वायर कि बेटा क्या हुआ,
ठीक है, लेकिन उसको कंफ्यूज नहीं आपने करना। आप ये चीज़ ऑब्जर्व करें, अगर ये पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, साथ साथ बच्चा आपका या बड़ा भी 18 साल का बच्चा, 15-16 साल का बच्चा जो है, मतलब टीनेजर जो है, वो साथ आपको मुख्तलिफ़ किस्म की बातें भी बताना शुरू हो जाए कि कोई है जो मुझे मारने आ रहा है, और साथ उसको आपको लगे कि जब वो ऐसे सेल्फ टॉक कर रहा है तो उसमें खौफ की एलिमेंट्स हैं, उसमें इमोशनल प्रॉब्लम्स ज़ाहिर होती हैं, यानी कि वो फ्राइटेंड नज़र आता है, जैसे खौफ ज़दा है, वो एंक्शियस नज़र आ रहा है साथ साथ, ठीक है। एक तो सेल्फ टॉक है ना कि हम अपने आप से बातें कर रहे हैं, ओके, वो तो कई लोग अभी भी, मैं भी कभी दफ़ा करती हूँ, वो एक नॉर्मल है, कोई ऐसी बात नहीं है, जहन में बंदा अपनी खिचड़ियाँ पका रहा होता है, इनर स्पीच है। लेकिन अगर उसके साथ कंपनिंग सिम्टम्स शुरू हो जाएं, वो अजीबोगरीब ख्यालात आपसे डिस्कस कर रहा है साथ साथ कि कोई मुझे मारने ना आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, या मुझे ऐसे लगता है कि किसी ने मुझे कुछ कहा है करने को, तो दिस शोज़ दैट नाउ ही इज़ हैविंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ ये भी हो सकता है कि बच्चे आइसोलेट होना शुरू हो जाएं, ठीक है, बच्चे या टीनेजर्स। तो आपके लिए कंसर्न है कि एक बच्चा बड़ा सोशल था, जो ये सेल्फ टॉक है, ये तो हेल्प कर रही है ना उसको अगली स्टेज में जाने में, तो ये तो बड़ी डेवलपमेंटल स्टेज है और अप्रोप्रिएट है, लेकिन ये क्या हो रहा है, अब तो बच्चा आइसोलेट होना शुरू हो गया, ठीक है, अब उसने सोशल लाइफ छोड़ दी है, इसका मतलब ये हेल्प नहीं कर रही, ये चीज़ तो अब हिंडर कर रही है, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई चीज़ चल रही है, कोई फिनोमेना चल रहा है जिसकी हमें असेसमेंट करानी चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं, देखें कोई फैक्टर्स तो नहीं है, हो सकता है बच्चा आइसोलेटेड ही हो, जैसे आपने कहा कि जो लोग जो हैं वो, यानी कि जिनको कोई होता नहीं, सिबलिंग नहीं होता फॉर एग्जांपल, या फिर कोई माँ बाप के पास टाइम नहीं होता, तो बच्चे अपनी दुनिया बसा लेते हैं, वो लहदा है। लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस साथ सही जा रही है, एकेडमिक, वो सोशल हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, इट्स ओके। पर अगर साथ साथ आपको लगे कि सेल्फ टॉक भी चल रही है, बच्चा डिटीरियोरेट भी कर रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस भी गई, वो आइसोलेट हो गया है, उसने पीयर से अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे, उनके बजाय उनसे मिलने के वो ज़्यादा प्रेफर करता है कि वो अकेला रहे, सोशल गैदरिंग्स अवॉइड कर रहा है, सो नाउ यू हैव टू थिंक। अच्छा, ब्रेक के बाद हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही एज होती है, इसमें बच्चे जो है ना अपने प्ले स्टेशन या फिर गेम वगैरह में, बेटा मुझे स्विच करोगे तो बताऊंगी, मैनू क्यों नहीं स्विच कर रहे, कि मुझे स्विच करोगे तो बताऊंगी, हवाओं से आवाज़ें आ रही हैं क्या, हेलो। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आपको पूछती हूँ। ओके, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं जो बच्चे या फिर जो बड़े अकेले में अपने आप से खुद कलामी करते हैं, खुद से बात करते हैं, तो वो नॉर्मल होता है या नहीं। आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे, अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो आप बात कीजिएगा। अच्छा, मुझे बताइए, क्या ये लोग तन्हाई का शिकार होते हैं? और एक और चीज़ ये कि जब बच्चा, आप जिस एज की अभी बात करी थी, और टीन एज की तरफ जब बच्चा जाने लगता है, तो कुछ बॉयज़ जो है वो बहुत वीडियो गेम की तरफ लग जाते हैं, गेमिंग जोन में चले जाते हैं, PSP चीज़ें, प्ले स्टेशन के दीवाने हो जाते हैं। अब वो ना खुद अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, जिधर बैठे हैं गेम खेल रहे हैं, उसी कमरे में गेम जोन बनाया हुआ है वहीं खाना खा रहे हैं, आइसोलेट हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं, बाहर चलो खाने पे जा, नहीं जाऊँगा, आओ चलो दोस्त के साथ मिलते हैं, तुम्हारा नहीं मिलूँगा, आओ चलो खेले, नहीं खेलना। तो इस बारे में क्या कहेंगे? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। जैसे आपने आइसोलेशन की बात की कि जिन बच्चों के सिबलिंग्स नहीं है, इंटरेक्शन नहीं है, तो फिर वो इंगेज रहने के लिए ना खुद से बातें करते हैं, ठीक है। तो वो भी अगर बच्चे में कोई बिहेवियरल इश्यूज नहीं आ रहे, डिटीरियोरेशन नहीं आ रही, एज सच आपको नज़र नहीं आ रहा कि बच्चा एकदम से तो एक तरह का था, अब इसको क्या हो गया, देन इट इज़ नॉर्मल। दिस शोज दैट द चाइल्ड इज़ आइसोलेटेड एक्चुअली। तो आप थोड़ा सा उसे खेलना शुरू करें, उस तरह से उसको तवज्जो देना शुरू करेंगे तो शायद वो चीज़ ठीक हो जाए। जो आपने प्ले स्टेशन की बात की, आप बिल्कुल ठीक कह रही, ये चीज़ें तो बच्चों के सोशल स्किल्स वैसे ही तबाह कर रही हैं कि आप सिर्फ गैजेट्स के साथ खेल रहे हैं, आपके सामने सिर्फ वो कार्टून्स और वो ईवल फेसेस हैं। मतलब मेरे बच्चे भी एक दफ़ा वो ले के आके उन्होंने दीवारों पे वो सारी शक्लें लगा दी, और इतने वो ईवल से लग रहे थे फेसेस सारे तो वो उन्हीं को बस देखते हैं और इन्हीं की वो दुनिया है, और वो वहाँ बातें कर रहे होते हैं ऊँची ऊँची। वो बातें भी करना नॉर्मल है, इट्स ओके। ऑब्वियसली वो अपने गेम खेल रहे हैं तो उसमें वो लगे हुए हैं करने, लेकिन कंसर्न तब होगा जब वो अकेले बैठ के आइसोलेट हो रहे हैं बिल्कुल, और अलहदा से बातें, मतलब वो कर रहे हैं किसी ऐसे जैसे किसी शख्स से बातें कर रहे हैं, देन इट इज़ कंसर्निंग। लेकिन हम हर चीज़ को एबनॉर्मेलिटी तो नहीं कहेंगे ना। ये तो अब आप प्ले स्टेशन लेके दे रहे हैं तो ये तो होगा, बच्चा लेस सोशल हो जाएगा, उसका सोशल इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा। अकेले कमरे में बैठा हो ना बच्चा, तो उसकी आवाज़ें ऊंची ऊंची आ रही होती है गेम खेलते हो, वो इट्स नॉर्मल, लाइक वो तो हाँ इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। ऑब्वियसली वो अपनी गेम खेल रहा है, उसमें एक्साइटेड है, उसमें वो लगा हुआ है, ये कर दिया, वो करना है, वो ये वो इट्स ओके। वो अक्सर बच्चे करते हैं। अच्छा करते हैं। सो हमें हर चीज़ को मतलब ये नहीं कर देना चाहिए कि एबनॉर्मल है। एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी में फ़र्क है ना। नॉर्मल चीज़ें ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाती हैं, कॉन्टिन्यूम है ना। तो आप जैसे 50, जैसे 0 है, 50 है, 100 है, जब आप
50 क्रॉस करते 70 आगे जा रहे हैं तो आप वही बिहेवियर, वही सेल्फ टॉकिंग जो कभी नॉर्मल मैं कह रही हूँ कि हो सकती है, वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाएगी। उसके लिए हमने कोई यार्ड स्टिक्स है ना, थोड़ी सी हमने देखनी है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया, इमोशनल प्रॉब्लम्स लाइक एंगर शो करना, वाइल्ड सेल्फ टॉकिंग जैसे पहले भी बात हुई, ठीक है, फ्राइट शो करना, फियर का इजहार, यानी कि खौफजदा हो रहा है बच्चा बात करते हुए, वो खुद से बातें कर रहे हैं और साथ खौफजदा हो रहा है। खुद से बातें करते हुए बच्चे खौफजदा तो नहीं होते हैं ना, मतलब अगर आप कह रही हैं कि वीडियो गेम्स, उस वक्त तो एक्साइटेड हो रहे हैं, वो तो एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, इट्स ओके। अच्छा, एक कॉल शामिल करेंगे। सराय आलमगीर से कॉल है, अब्दुल्ला की काफ़ी दूर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, अब्दुल्ला क्या कहेंगे अब्दुल्ला साहब? ये मैं कह रहा हूँ ना, ये बच्चा तकरीबन बच्चा समझ लें उस तकरीबन है 40 साल का। अच्छा, तो वो जो है ना आज बात में गुस्सा करता है वो। ठीक है, आपका बेटा? कोई चीज देखते हैं ना गुस्सा करता है। अच्छा, जी जी, ओके। तो ये कब से चल रहा है सिलसिला उसके साथ, गुस्सा करने वाला? ये किसी भी तकरीबन 20-22 साल से चल रहा है। 40 साल के हैं, हर बात पे गुस्सा करते हैं। 20-22 साल से, हाँ। साल से आप सिचुएशन उसका उम्र 40 साल है, वैसे 20-22 साल से ज्यादा हुई इस तरह का। तो उसकी शादी बनाई है आपने? शादी की है? जी, शादी हो गई उसकी? ये समझ नहीं आ रहा। शादी हो गई उसकी? ब्याह कराया? नहीं। अच्छा की अभी शादी नहीं कराई, बात बात पे गुस्सा करता है, बीवी पे भी करेगा। हम इसका इलाज पूछते हैं, ठीक है? अच्छा, क्या पता उसकी शादी 40 साल का हो गया, उसकी शादी नहीं हुई, इस वजह से गुस्सा करता है। अंकल जी, हो सकता है आपने उसकी शादी ब्याह नहीं कराया, इस वजह से कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा, एक पॉइंट ये भी था, ब्याह करा देते थे शायद गुस्सा नहीं करता। हाँ, नहीं हो सकता है कि अभी इन्होंने डिटेल में नहीं बताया ना कि वो गुस्सा करता है तो क्या चीज़ें भी तोड़ता है और इसका गुस्सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन है। अगर है तो फिर उसका इलाज कराएं। मुख्तलिफ इदारे हैं जो गवर्नमेंट के भी हैं, लाहौर में हैं और जगहों पे भी हैं, वहाँ पे साइकेट्रिक यूनिट्स हैं, आप जाके एक दफ़ा मुआयना ज़रूर करवाएं। यही तो हमारा है कि हम लोग लेके बैठे रहते हैं चीज़ों को, रोज़ से बढ़ते बढ़ते फिर बहुत सी बीमारियों में तब्दील हो जाते हैं। वो इलाज हो जाए तो वो बेहतर हो जाएगा, उसकी शादी भी हो जाएगी, ठीक है? तो इसको एक लाइट मत लें, क्योंकि अगर आपको कंसर्न था तो आपने कॉल किया ना। मगर वैसे एक सवाल ये भी बनता है कि आम तौर पे अगर कोई शख्स ऐसे गुस्सा कर रहा है, कोई आम आदमी, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या घर वालों की जो एक परफॉर्मेंस है वो भी तो कोई एक्ट होती है ना? बिल्कुल, देखिए ट्रिगर्स तो होते हैं ना। अब ये भी तो है ना कि घर वालों ने भी कुछ ट्रिगर्स तो रखे हुए हैं जिससे वो गुस्सा करता है, तो वो देखने की जरूरत है ना। हाँ, कई दफ़ा कई लोग तो छोटी छोटी बात पे भी बहुत फील कर जाते हैं, वेरी सेंसिटिव, और उनकी थिंकिंग थोड़ी नेगेटिव होती है, लाइक कुछ किसी भी चीज़ को वो पकड़ लेते हैं और वो पकड़ के बस फिर वो मतलब अपना आप ही तबाह कर रहे हैं एक्चुअली। गुस्सा तो इंसान को ही खा रहा है ना, वो दूसरों को तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन जो खुद वो इंसान कोड़ रहा होता है, इट कुड बी डिप्रेशन, एनीथिंग, और कोई और बीमारी भी हो सकती है। वैसे शख्सी मसला भी हो सकता है, जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं। अच्छा। वो भी हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनको चाहिए कि ये जाएँ और इसका एक मुआयना कराएं, किसी भी नफ्सियाती जहाँ अमराज का इलाज होता है, लाहौर में हैं इदारे, वहाँ ले आएँ। मेंटल हॉस्पिटल है जिसको PIMH आप कहते हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, वहाँ ले आएँ, वहाँ मुफ्त इलाज है, असेसमेंट है, दवाइयाँ मुफ्त हैं, तो वहाँ पे आप ले आएँ, या वहाँ पे देखें जहाँ ये हैं तो उधर देखें कोई अगर नफ्सियाती अमराज का उसमें है डिपार्टमेंट, तो वहाँ जाके ज़रूर चेक करवाएं। गुस्सा किसी भी हिसाब से नॉर्मल नहीं होता। हाँ जी, एग्जैक्टली, इंसान के लिए खुद के लिए करता है वो। हाँ, बिल्कुल। मेरे हमें तभी इन्होंने कॉल किया है ना, क्योंकि वो ज़्यादा ही है तो वो परेशान है, तो उन्होंने कॉल किया। आप प्लीज़ जाके जो है ना, क्योंकि माहिर नफ्सियात हैं नाज़िश जो बता रही हैं, कि आप प्लीज़ एक बार चेक करवा दीजिए डॉक्टर से, क्योंकि ये इस तरह से नॉर्मल नहीं है 40 साल की उम्र में। और दूसरा ये भी देख लीजिएगा, उनसे बात करके पूछिएगा कि क्या चाहते हैं, अगर शादी करना चाहते हैं, हो सकता है अपने घर वालों की शादी करा दी, उनकी कोई शादी के बारे में सोचा ना हो। एक मोहम्मद अफजाल है मुल्तान से, उनकी भी कॉल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कैसी तबीयत है आपकी? अच्छा मैम, मैंने सवाल मेरा जी, सवाल मुझे आवाज़ यहाँ पे नहीं आ रही, ऑडियो अली राना अली, मुझे यहाँ पे आवाज़ नहीं आ रही। कॉल ड्रॉप हो गई है, दोबारा कर लीजिएगा, हम आपसे बात कर लेंगे। अच्छा, वो ये कह रहे थे कि मुझे भी ना गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, जो PCR पे बात की है, कि जो ये सारी गुस्से वाली कॉल आ रही है, और बहुत अच्छी बात है, लोग अपने बारे में पूछ रहे हैं, आई एम सो हैप्पी। अच्छा, उनको हम इस पे एक और प्रोग्राम भी रख सकते हैं गुस्से के उस पे। हाँ, बिकॉज़ देखिए एवरीबॉडी इज लाइक, नोबडी वांट्स कि मैं हर वक्त गुस्से में रहूं। अपनी तबीयत खराब है, ब्लड प्रेशर शूट रहता है, हाइपरटेंशन के मरीज,
बिल्कुल, बीमारियां, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सारा कुछ कुछ इसी इसी से का तोहफा है जो अब बात देखिए में। गुस्से में बंदे की पल्पिटेशन ऐसी हो जाती है, बंदा पागल हो रहा होता है। मेरी तो, मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ जाए ना तो मेरा जिस्म थरथराना शुरू हो हरारत जाता है ना, इस तरह आग है ना गुस्सा एक्चुअली। तो हाँ, अगर हम इसीलिए। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें बिल्कुल सही। तो आप हर वक्त जलते रहते हैं और आग बबूला रहते हैं, तो फिर आपकी हेल्थ पे तो इफेक्ट होगा। तो आई थिंक ऐसे लोगों को चाहिए कि फ़ौरन अपना इलाज की तरफ जाएं, बजाय कि इसको लेके बता बैठे रहें। दीजिए कुछ सॉल्यूशंस की तरफ हम आते हैं जिसमें अगर गुस्सा अगर आ रहा है ना तो हमें किस तरीके से उस वक्त अपने आप को हैंडल करना चाहिए, या देखने वाला हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है। ब्रेक के बाद इस टेक्निक पे बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ओके, वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं एक बात बताऊं, ये गुस्सा जो है ना ये वाकई आग है। बहुत सही बात हमने बोली। अभी कुछ केसेस के ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे, जो नफ्सियाती मरीज़ लोग आपको मिलते हैं ना देखने को, मोस्टली आम घर में भी हमारे इर्द गिर्द होते हैं, मगर हम उनको एड्रेस नहीं करते उनकी बीमारी को। बस हम कहते हैं इसका गुस्सा बहुत तेज़ है, इसको तो बात बात पे गुस्सा आता है। ये कोई बात नहीं है ये कहने वाली, ये बीमारी है, इसको चेक करवाएं। कॉल शामिल करेंगे हम लोग साथ साथ। अली राना, अच्छा जी मुझे बताइएगा कि ये जो गुस्सा है, स्पेशली जैसे अभी आप बता रही थी सास ने जला दिया बहू को, वो किस्सा सुनाइए ज़रा लोगों को। हाँ, इससे ये अभी बड़ा इस पे वायरल भी हुआ है कि एक जो सास हैं उन्होंने अपनी बहू को, जहेज़ की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स थे और उन्होंने उसको आग लगा के और उसको जला दिया और वो शी डाइड। ठीक है, तो अब इसके पीछे अब ये एक गुस्से की हिस्ट्री चल रही होगी ना जो सास में है, जिसको नॉर्मल लिया गया होगा पहले। आप इस चीज़ को नॉर्मल ले रहे हैं कि खैर है गुस्सा, खैर है गुस्सा है, और इट हैपेंड, ये जो वाक़या हुआ है। मतलब इतनी नहज पे हम तभी पहुँचेंगे जब एक हिस्ट्री ऑफ गुस्सा होगा। सो इससे पहले की चीज़ें इस नहज पे पहुँचें कि ये वाले वाक़यात मुआशरा देखे, हमें चाहिए कि हम इसके इलाज की तरफ जाना शुरू करें। सो इन चीज़ों को लाइट मत लें। अगर एक बंदे की 20 साल की हिस्ट्री है और वो कॉन्टीन्यूस गुस्सा कर रहा है, अपने लिए भी नुकसान कर रहा है, लोगों के लिए भी कर रहा है, चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है, तो आप उसका मुआयना ज़रूर करवाएं ताकि वो बेहतर हो जाए, क्योंकि इलाज मुयस्सर है। कौन सा इसका इलाज मुयस्सर नहीं है। ये जो कत्ल करते हैं, किलर्स होते हैं, क्राइम वाले जितने लोग पकड़े जाते हैं, तो ये पैदाइशी तो नहीं होते ना, माँ के पेट से तो नहीं सीख के निकलते थे किसी की छुरी कैसे भोंकनी है, किसी की जेब कैसे काटनी है, किसी को गाली कैसे देनी। तो ये सब इसी वजह से होता है ना। बिल्कुल, ये सताए हुए लोग ही हैं ऑब्वियसली, जिन्होंने ये सीखी हैं चीज़ें। इसमें इसके पीछे भी एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर भी होता है, एंटी सोशल, लेकिन वो भी डेवलप होता है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस। ऐसे तो नहीं कोई माँ के पेट से आके तो छुरी पकड़ लेगा। ज़ाहिरी बात है, माशरे ने भी सिखाया है, माशरे ने भी इस तरह की चीज़ें उसके अंदर पैदा की हैं, इतनी नफरत कि वो इस तरह का बन गया, या फिर उसकी पेरेंट्स ने उसको नहीं उस तरह से देखा इन चीज़ों को। जैसे बच्चा अगर पहली दफ़ा फॉर एग्जाम्पल घर में चोरी कर रहा है, अगर आप उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो वो रीइंफोर्स हुआ ना बिहेवियर, वो रीइंफोर्स हुआ, उसने कहा ये तो ख्याल है अभी कुछ नहीं होता, उससे अगला बिहेवियर शुरू हो गया। तो पेरेंट्स को इन चीज़ों पे भी नज़र रखनी चाहिए। और बाकी इंसान की पर्सनालिटी कैसे डेवलप, बच्चे की 10 साल तक पर्सनालिटी बड़े इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। इस्लाम ने भी बताया हुआ है कि इन दिनों में ज़रा क्लोज़ हों बच्चों के, उन्हें समझाएं ये सारा, जो हम अगर उस हिसाब से भी चलें। और यही नफ्सियात भी यही कहती है कि इन ईयर्स में बच्चों के बहुत क्लोज़ हों, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। आप उनको तवज्जो दें, देखें उनमें कौन से बिहेवियर्स डेवलप हो रहे हैं, उनके दोस्त कौन से हैं, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, उठना बैठना। आजकल तो ड्रग्स इतनी आम हो गई हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो एक और जगह पे ना जहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों की नहीं सुनते, क्योंकि हम सुनने वाले पेरेंट्स रहे कोई नहीं है, बिल्कुल टाइम तो नहीं। फिर अब बच्चा जब हमें अपनी सुना नहीं सकता और हम एक लिमिटेशन लगा देते हैं कि बस यहाँ तक बोलना है, ये बोलना है, इससे आगे नहीं बोलना, खबरदार ये बोला तो, खबरदार ये किया तो, वो कह मामा मेरे साथ स्कूल में, चुप, काम कर रही हूँ मैं, मामा आपको पता है मेरे फ्रेंड, चुप 1 सेकेंड देख लो ना फोन पे हूँ। अब जब बच्चे को लिमिटेशन लगा दी, बच्चा जब बोलना चाह रहा है, बच्चा बोल ही नहीं पा, बिल्कुल, अब वो आइसोलेट है बिल्कुल, उसके अंदर कितनी चीजें जो प्रोसेस करने वाला कोई है नहीं, तो वो अपने आप से तब भी तो बातें कर सकता है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि वो फिर जाहिर बात है अपनी बातें अपने को ही सुनाएगा। हाँ, ये फैक्टर्स हो सकते हैं कि अगर हम इनवैलिडेट कर रहे हैं बच्चे को, ठीक है, तो वो जाहिर बात है फिर सेल्फ टॉक के ज़रिए ही अपने वो एंगेज करेगा ना खुद को, और अपने सवाल और जवाब खुद ही करेगा। लेकिन ये स्टेज फिर मैं वही कहूँगी कि सेल्फ टॉकिंग जो है ये 7-8 साल तक ख़त्म हो जाती है, और फिर हमारी इनर स्पीच डेवलप होती है। हम अपने आप से भी तो बातें कर रहे होते हैं ना अंदर, हम जब भी कोई काम कर रहे होते हैं 100 बातें अपने आप से कर रहे होते हैं, या वैसे बैठे बैठे हम पूरी प्लानिंग कर रहे होते हैं, जैसे शो की प्लानिंग, या ये बोलना है, ये बोलना है, मतलब इनर स्पीच चल रही होती है। तो इनर स्पीच तो ठीक है, लेकिन अगर ये स्पीच अगेन वही है कि सेल्फ टॉक है पूरी, ठीक है, कि बैठ के कोई बंदा बातें कर रहा है और किसी को जवाब दे रहा है, पूरे जवाब सवाल हो रहे हैं, तो वहाँ हमें थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत है कि हम देखें तो सही कि क्या वजह है। जो मैंने अभी फैक्टर्स बताए साथ, वो तो नहीं नज़र आ रहे बच्चे में या टीनेजर में या बड़े में। तो अगर आ रहे हैं तो फिर आप फ़ौरन मुआयना करवाएं। मुआयने में क्या है, आप असेसमेंट कराएं, ले जाएं किसी साइकेट्रिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास, असेसमेंट करा लें उसकी,
ताकि ये चीज़ रूल आउट हो जाए कि उसको कोई बीमारी तो नहीं हो रही, क्योंकि जब ये बीमारी बढ़ेगी तो फिर ये साइलेंटली इतनी ग्रो कर जाएगी कि फिर इसका इलाज ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये भी होते हैं ना, जैसे मैं एक जगह पे सेल्फ टॉक करती थी, जब मुझे अम्मी कोई सौदा लेने के लिए भेज देती थी ना, तो हम 2-3 बहनें भैया के साथ मिलके ना सौदा लेने जा रहे हैं। अब उसमें ना सबको ये होता था कि फ़िज़ा याद रखेगी चीज़ें, हाँ। कोई 3 चीज़ें इसने याद रख ली, भाई ने 2 चीज़ें बहन ने, तो सब कंपटीशन होता था जाके कि देखना है कि किसको सबसे ज़्यादा चीज़ें याद है। तो मैं पूरे रास्ते बोलती रहती थी 1 किलो दही लाना है, 2 किलो चीनी लानी है, आधा किलो नमक लाना है, ये दाल लानी है, मसूर की दाल, ये मैं पूरे रास्ते बोल बोल के जाती थी पागलों की तरह। तो ये पागलों की तरह, दिस वाज वेरी नॉर्मल बिहेवियर एट दैट टाइम। अच्छा, मैं भी छोटी होती थी, जब मैं स्कूल से आती थी तो मैं अपना एक वो ब्लैक बोर्ड होता था, उस पर पूरा काम टीचर बन के और अपनी डॉल्स को बिठा के ना उनको वो पूरा काम समझाती थी ताकि मेरी रिहर्सल हो जाए। अच्छा। और ऊंची ऊंची बोल के आराम से सारा मैंने अपना इमेजिनेटिव प्ले बनाया। दिस इज वेरी नॉर्मल। अच्छा। आप भी जो करती थी दैट वाज वेरी नॉर्मल। वो नॉर्मल है, बच्चा इट्स नॉर्मल, लाइक ये तो आपकी है ना, आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ज़हन में कर रही है कि यार ये आपने कंपटीशन है तो आपने उसको सोचा हुआ कि भाई मैंने याद रखना है, तो आप उसको रिहर्स कर रही हैं। यही तो मैं आपको कंपोनेंट्स बता रही थी कि ये दीज आर नॉर्मल इन अर्ली ईयर्स जो होते हैं उसमें। अगर बच्चे कर रहे हैं तो ये नॉर्मल है, इसके साथ कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अगर इसके साथ एडिशनल चीज़ें डेवलप हो गई हैं, एज भी 10 साल से ऊपर है, 11, 12, 13 साल का टीन एज का बच्चा भी ये लगा हुआ है, आइसोलेट होना शुरू हो गया है, फियरफुल हो रहा है, कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जो अजीब हैं, या कुछ ऐसी बातें शुरू हो गया है कि CIA मेरे पीछे है, फलाना FBI मेरे पीछे लग गई है, वो कोई आ रहा है, मामा मुझे डर लग रहा है, हमें कोई नुकसान ना पहुंचा दे, यानी कि ये फिर इसका मतलब है कि एडिशनल बिलीव साथ आ रहे हैं, ठीक है। या ये आवाज़ें मुझे शुरू हो गई हैं आनी, या कोई कमांड्स वो कहता है, मुझे कोई हुक्म देता है और वो ऐसी हरकतें शुरू हो गया, तो हेलुसिनेशंस हो सकता है, वो ना परसेप्चुअल डिस्टर्बेंस उसे कहते हैं। तो हमें फिर ये चीज़ों पे ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है। हम हर चीज़ को इग्नोर कर दें। जैसे अब गुस्से की बात हो रही है, खैर है जी गुस्सा करता है, क्यों गुस्सा करता है, लेकिन रीजंस देखें ना, इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन। क्या कर सकते हैं उस वक्त? लोग कहते हैं पानी पी लो, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। फिलहाल तो वैसे जो इनएलिगेंट सॉल्यूशंस इन्हें कहते हैं कि वक्ती तौर पे तो गुस्सा उतारने की कोशिश करनी चाहिए पहले, क्योंकि जब गुस्सा आए उस वक्त आपका ना जहन कॉग्निटिवली इतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा होता कि आपको कोई अच्छी सोच आ जाए और आपका गुस्सा ख़त्म हो जाए। सोच से नहीं ख़त्म होता, उस वक्त आपको थोड़ा सा डिले करना चाहिए। जैसे कि किसी पे गुस्सा आया और दिल कर रहा है कि मैं चीज़ उठा के से मारूं, तो आप थोड़ा सा डिले करें, दूसरे कमरे में चले जाएं, पानी पिएं, बैठें, थोड़ी देर सोचें, उल्टी गिनती गिन लें, ठीक है, ताकि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएं। 10-15 मिनट अगर आपके गुजर जाएंगे ना, आप इस काबिल मतलब आप डिलेइंग के काबिल हो जाए ना, तो आपका गुस्सा जो ग्लास उठा के मारने पे था ना, वो इतना कम हो जाएगा कि आप जाके सिर्फ बात करेंगे और मतलब थोड़ा सा शाउट कर लेंगे, लेकिन बहुत नहज पे गुस्सा नहीं जाएगा कि आप चीज़ें तोड़ दें या आप कोई ऐसी हरकत कर दें जो दूसरे को बहुत हर्ट करे। सो ट्राई टू लर्न दिस डिलेइंग प्रोसेस, कि गुस्से को 15 मिनट के लिए डिले करना। अब ये अब आप पे है, डिपेंड करता, ये सिर्फ एक इनएलिगेंट सोल्यूशन है। मतलब खुद से जो हमने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, गुस्सा आ रहा है, इफ वी वांट, पहले तो हमें देखना है कि गुस्से का हमें फायदा क्या और नुकसान क्या, पहले तो ये देखें ना। उस वक्त कहाँ सोचा जाता है? उस वक्त नहीं ना आएगी वो, तो उस वक्त सोचें कि यार मैंने अपने गुस्से पे काम करना है। आफ्टर डूइंग दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के सोचें यार मुझे फ़ायदा होता है, मुझे कितना नुकसान है, मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ये तो आई नीड टू वर्क ऑन इट। और फिर अपने से कमिटमेंट करें कि जिस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आएगा ना, मैं सिर्फ 15 मिनट दूसरे कमरे में जाके उस बंदे से दूर हो जाऊँगा और 15 मिनट में पानी पीऊँगा, थोड़ा वज़ू कर लें। मैं तो वज़ू ठंडा करता है ना आपको, मैं तो बहुत ज़्यादा ये अपने क्लाइंट्स को भी कहती हूँ कि वज़ू से पूरे जिस्म पे आपके ना पानी आता है, फिर शैतान भी ज़रा परे जाता है और थोड़ा सा शक, बिल्कुल ऐसे ही है, वो शैतान ही हमें गुस्सा दिलाता है ना, हमें आग की तरह गर्म कर देता है और हमें गलत सोचें जहन में आती हैं और हम उल्टी बातें करते हैं। तो आप वज़ू करें, पानी पिए, बैठ जाएँ, उल्टी गिनती गिने, गहरे सांस की मशक करें, थोड़ा सा रिलैक्स हो और फिर आप सोचें कि यार ये मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं सोच रही। कॉल भी शामिल करते हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नादिया, मैडम ये बात कर रही थी कि बेटी है 12 साल की है, अच्छा, तकरीबन 13 साल की है, ठीक है। तो उसको जो ना बचपन से एक गरीब घर आना, मतलब तो उसकी जो कर भी नहीं सकते, उसकी ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते ना। मतलब सुनिएगा PCR में, हमें समझ नहीं आ रही बात, क्या कह रही है नादिया? मैं कह रही थी कि मतलब कि इतने बहुत ज्यादा उनका जो है ना गरीब घर है, तो उसकी ट्रीटमेंट वो चले हाथ से वो कर नहीं सकते बच्ची की ना, थोड़ा ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है उसका, 12 साल की है। और उसके मतलब कितना मतलब घर में इतना परेशानी है कि उसकी वो सही तरीके से कर नहीं सकते, उसके किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते है ना, किसी अच्छे डॉक्टर को नहीं दिखा सकते। अली राना क्या कह रही है मुझे बताइए, पीछे PCR से बताते जाए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि इतनी 13 साल की बच्ची है कि
हेलो। जी जी, मैं आपकी सुन रही हूँ, हाँ, पीसीआर में आपकी सुन रही तो मतलब कि उनके घर में हालात भी ऐसे ही कि ट्रीटमेंट नहीं वो कर सकते। हूँ। अच्छा, उनके हालात ऐसे हैं कि वो अच्छे डॉक्टर को चेक नहीं करा सकते। हैदराबाद में रहती हैं, तो आप बताएं कि वहाँ पे किस तरह से अस्पतालों में किसी नफ्सियाती डॉक्टर को दिखाया कराची जा पास सकता है ना है? हैदराबाद? कराची में है, हाँ। कराची में। आप अच्छा ये प्रॉब्लम्स तो लोगों को आते हैं, लेकिन सरकारी अस्पताल मुयस्सर है। जैसे हैदराबाद के करीब कराची है, तो कराची में बहुत से अस्पताल होंगे जहाँ नफ्सियाती अमराज का इलाज के यूनिट्स होंगे, साइकेट्रिक के जो हैं, तो आप वहाँ पे उनको लेके जाएं। वहाँ मुफ्त इलाज है, दवाइयाँ मुफ्त कराची हैं। में ये जिन्ना वगैरह में है? जी बिल्कुल, हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल। जिन्ना आप उस अस्पताल पॉपुलर, उधर हाँ। जाएं और वहाँ मतलब दवाइयाँ भी फ्री हैं, और दिखाएं, जाके मुआयना करवाएं, या एडमिशन रिक्वायर्ड है तो वो करवाएं। अब मुझे इसमें सही तरह समझ नहीं आया कि वो 12 बच्ची, साल की हाँ बच्ची है, नफ्सियाती उसको इश्यूज हो रहे हैं, हाँ। मगर वो ये कि उनके पास हालात ऐसे नहीं है कि वो अच्छे डॉक्टर को दिखा सकें कि किसी मेडिकली इसका इलाज करा हाँ, सकें। या तो हैदराबाद में आई गेस कोई फैसिलिटी होगी, वो बड़ा गवर्नमेंट शहर है, हॉस्पिटल तो वहाँ पे भी होंगे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ले जाएं, वहाँ से रेफ़र हो जाते हैं पेशेंट्स। आप वो शायद कराची की तरफ रेफ़र कर दें, या क्लोज जो कराची पड़ेगा हैदराबाद के, तो वहाँ सिर्फ एक ट्रैवल का है, बाकी तो इलाज फ्री हम है। गूगल करके इनको मैसेज हाँ, कर देते हैं। सरकारी अस्पतालों में तो इलाज फ्री है, जैसे हमारे लाहौर में, पंजाब में तो और बिल्कुल फ्री सरकारी अस्पतालों फैसिलिटीज़ में भी नफ्सियाती सारे डॉक्टर्स बैठते जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ जी, बैठते ठीक हैं है, हम। आप जैसे जैसे हमें सुन रही हैं, तो सरकारी अस्पताल में जो नफ्सियाती डॉक्टर होते हैं ना, उनको जाके प्लीज़ अपनी बेटी को चेक करवाइए। वो तो इट्स जस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका तो कोई पैसे भी नहीं लगेंगे। सरकारी अस्पताल तो बहुत ख्याल रखते हैं, आपको भी पता है। यहाँ पे भी, लाहौर में भी, कराची में भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बने आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ परसू कीजिए, जाइए ज़रूर। अब ये तो दूर है यहाँ से, नहीं तो लाहौर में जो ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, ये पूरा है ही साइकेट्रिक हॉस्पिटल। अच्छा। तो यहाँ तो आते ही सारे जहनी मरीज हैं, लेकिन ये ज़रा इनको दूर पड़ेगा। दवाई मुफ्त है, इलाज मुफ्त है, साइकोलॉजिस्ट थेरेपी मुफ्त कर रहे हैं। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तो वो मतलब इसी तरह आई थिंक कराची में भी जो है ये जा सकते हैं और वहाँ इनको ये फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन सरकारी अस्पताल में जाएँ। आप प्राइवेट लोगों को ढूंढते हैं, वो अक्सर ये ख्वार ही करते हैं कि मतलब अब मैदे का मसला है, अब हो सकता है किसी डिप्रेशन की वजह से किसी को ये अलामत आ रही हो कि उसको जलन हो रही है, और बेसिकली वो आके बता भी रहा है कि मैं उदास रहता हूँ, मुझे खुशी नहीं होती। अब मैदे वाला डॉक्टर अपने तरीके से काफ़ी अरसे तक उनको इलाज करता रहता है, तो वो फिर उसके बाद वो कहता है कि नहीं अब आप फलाने के पास चले जाएं। फिर वो इस तरह कई दफ़ा ना ख्वार हो के ये लोग आते हैं। तो अगर आपको खुद भी लग रहा है कि हमारा मूड इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें एंग्जाइटी इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप थोड़ा सा अवेयर हों कि इनके मुआलिज जो है वो माहिर नफ्सियात होते हैं, तो उस तरफ जाने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच नाज, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया आपने स्टेप बाय स्टेप। अब ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मदद करते हैं। वेलकम बैक। ठीक कोई नहीं हूँ मैं, मगर खैर आज मेरी तबीयत ख़राब है नाज़रीन, मगर फिर भी देखें मैं आपके लिए शो करने आई हूँ। आपको पता है, प्लीज़ मेरे ऊपर कोई नीचे कमेंट लिखना ना शुरू कर दीजिए कि ये मेरा घर है, मैं अपने घर में जिस तरह बैठूँ उठूँ आपसे बात कर रही हूँ, मगर तरीके से बैठी हूँ, मुझे भी पता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि जिस्म ऐसे टूट रहा है, और ये जो है ना आजकल हालात ऐसे ही चल रहे हैं, मौसम है लाहौर में तो ख़ास तौर पे कि ना आपको नींद बहुत आ रही है, सुस्ती हो रहे हैं, और ऐसी गहरी नींद आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ, अजीब अजीब से ख्वाब भी आते हैं। ये वो सिचुएशन है आजकल, तो ये सबके साथ हो रहा है फेज़, ये मेरे साथ भी शुरू हो गया। आज मेरा पहला दिन है, तो आंखें भी देख लें मेरी कैसी सूज रही हैं, चाइनीज़ बनी हुई हूँ, चाइनीज़ कोरियन, वो इस वजह से क्योंकि नींद चाहिए, ऐसे जैसे बस सोते रहो, डीप नींद चाहिए होती है, इसमें गहरी गहरी नींद है। तो खैर आज आपके साथ ये फीलिंग हो तो आपको पता चल जाएगा कि चल रहा है। कुछ इंटरेस्टिंग खबरें आपको सुनाते हैं। अमेरिका में सालगिरह के मौके पर पता है क्या हुआ, दोस्त ने लॉटरी टिकट एक खातून को तोहफे में दी, और वो जो खातून है ना, वो पता है कितने डॉलर का इनाम जीत गई? $20,000 का। क्या लक है यार। अब $20,000 का अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ के कितने बन जाते हैं, कितने बन जाते हैं? 50 लाख के करीब तो बन जाते होंगे ऑलमोस्ट। यार क्या बात है, छा गई हैं। और इस तरह के जो दोस्त हैं, ये हमें क्यों नहीं मिलते जो हमें लॉटरी के टिकट दे दें, यू नो। हमारी किस्मत ऐसी क्यों नहीं। टिफ़िन दे गया। मेरे पास होती है इंजीर, मेरे पास होते हैं बादाम, वैसे मैं ये गीले करके सोख करके लाती हूँ, मगर मुझे आज कच्चे बादाम दे दिए। और इसके अंदर होता है मेरा, ये देखें, मक्खन, और उसके साथ शहद, और ये ब्राउन ब्रेड है, ठीक है। और ये ब्रेड बहुत अच्छी है, जहाँ से मैं लाती हूँ ना, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ ही मुझे ही पता है कहाँ मिलती है अच्छी ब्रेड। गंदी वाली ब्रेड्स नहीं है जो हम एक ब्रांड के नाम की खाते हैं, सो दैट। और ये है मेरी ग्रीन टी, इसके अंदर दालचीनी,
सॉफ खुल ही ना जाए आज मुझसे, जान ही नहीं हो रही, जैसे मैं बता रही हूँ आज बहुत थकी हुई हूँ, आज मैं थकी हुई हूँ। अच्छा जी, एक और इंटरेस्टिंग खबर सुनाते हैं। श्रीलंका से खबर है नाज़रीन, जहाँ पर एक शख्स जो कि अपने दांत साफ कर रहे थे, वो उनका नाम था प्रेमलाल, 63 साल के थे। बाथरूम में ब्रश करते हुए फिसल कर गिरे और जैसे ही गिरते साथ ही ब्रश जो था वो टूट गया और आधा हिस्सा टूट के उनके गले के अंदर फंस गया और उनको हॉस्पिटल ले जाया गया फ़ौरन। जब उनके एक्सरे वगैरह किए गए तो पता चला कि ब्रश जो है ना वाकई में उनके गले के अंदर फंस गया और उनकी जो शरीयान है ना, मेजर जो शरीयान होती है, आपको पता है, जो आपकी ब्लड लेके जा रही होती है, उसके करीब जाके फंस गया और एक ही घंटे में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गई। फिर सरकारी हॉस्पिटल जब उनको लेके जाया गया तो फिर वहाँ पे बड़ा कॉम्प्लेक्स सा एक ऑपरेशन किया गया और फिर उनके मुंह से उस ब्रश को निकाला गया। खैर बचत तो हो गई, मगर आप भी ध्यान किया कीजिए, आपके बच्चे बड़े बूढ़े जब स्पेशली जाते हैं ना ब्रश करने के लिए, वॉशरूम यूज़ करने के लिए, थोड़ा सा ध्यान रखा करें और वो जूतियाँ रखा करें अपने वॉशरूम जाने की जो स्लिप ना हो। जूती की वजह से स्लिप हुए थे प्रेमलाल साहब। ब्रेक के बाद मिलते हैं, जब तक नाश्ता कर लो। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे नाज़रीन, ये है कि टॉन्सिल्स जो है वो आपको जब परेशान करता है तो आप उसको किस तरीके से डील करें, और ये क्या अगर टॉन्सिल्स आपको तकलीफ़ दे रहा है तो क्या हम उसको रहने दें, होने दें दर्द, या इरिटेट कर रहा है तो आप छोड़ सकते हैं, या इसको निकलवाना ज़रूरी है? अगर निकलवा दें तो फिर इसकी क्या ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी चेंजेस है जो आपकी बॉडी में जो है वो आ सकती हैं और वो सही हैं, गलत हैं, किस तरीके से, ये सारी बातों के बारे में हम बात करेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद राशिद ज़िया साहब हैं, ENT स्पेशलिस्ट हैं, साबिक प्रिंसिपल हैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, ये जो टॉन्सिल्स है ये मोस्टली, पहले तो इनका काम बता दीजिए कि ये है क्या, क्यों होते हैं, बॉडी में पैदा कैसे हो जाते हैं? टॉन्सिल या गले की ख़राबी जो है ये सबसे आम मसला है। जो 2-4 नज़ला, ज़ुकाम और गले की ख़राबी बहुत ही आम है। गले के अंदर बिल्कुल सामने दांतों के पीछे बड़ी सी स्पेस में 2 क्वाइट साइजेबल ऑर्गन्स हैं जिनको टॉन्सिल का नाम लेते हैं। बिल्कुल ऐसी ही चीज़ बच्चों के नाक के पीछे भी होती है, एडिनॉइड। दोनों की फार्मेशन, केमिस्ट्री एक ही जैसी है। ये टू सम एक्सटेंट हमारी मुदाफ़ियत में हेल्प करते हैं। अंदर जो भी चीज़ें जाती हैं उसको सैम्पलिंग किया जाता है। इनको कौवा तो नहीं कहते, जो कहते हैं आपके गले में कौवा है? कौवा जो सेंटर में तालू है उसके सेंटर में एक छोटा सा चीज़ लटक रही है, उसको हम यूवला या हम लोग उसको इस तरह का नाम देते हैं। वो एक नार्मल स्ट्रक्चर है, हमारे बोलचाल में थोड़ी हेल्प करती है, तालू का हिस्सा है। टॉन्सिल और चीज़, टॉन्सिल साइड पे 2 होते हैं, एडिनॉइड नाक के पीछे होता है। ये जिस्म में हमारे मल्टीपल लिम्फ नोड्स हैं, स्प्लीन है, ये सब का काम मुदाफ़ियत में काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व है ये। तो इस तरह के लिम्फाइड टिश्यू इसको ओवरऑल कहा गया है। लेकिन ये याद रखा जाए कि ये इन्फेक्शन को रोकने में काफ़ी हेल्पफुल है। अच्छा। लेकिन ये एक नहीं है, हमारे नेक के अंदर ही मोर देन 400 लिम्फ नोड्स हैं जो यही काम कर रहे हैं गर्दन में, लिम्फ नोड्स के नाम पे। पेट में भी हैं, चेस्ट में भी हैं, हमारे ग्राइन्स में भी हैं, एक्जिला में भी हैं। ये इन्फेक्शन में भी बढ़ते हैं, टीबी में भी बढ़ते हैं, कैंसर की सूरत में भी बढ़ते हैं। ये जो लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फाइड टिश्यू है। आम तौर पे गले की ख़राबी जो है ये बड़ी सिंपल सी बात है कि वायरल से 80 to 90% स्टार्ट्स विद द वायरस, कि बच्चे को फ्लू हुआ, कॉमन कोल्ड हुआ और चंद दिनों में गला ख़राब हुआ, बुखार हुआ और ख़ुद ही ठीक हो गया। कुछ छोटी छोटी टिप्स ली, वार्म चीज़ें ले ली, पेनाडोल दिया, एस्प्रिन की टैबलेट दी, एलर्जी की गोली दी, तो माएँ इसमें इसको OTC कहते हैं कि जो आम अवेलेबल मेडिसिन है, सिंपल सी, या वार्म ड्रिंक्स दिए, बच्चे ने स्कूल से छुट्टी की, वो बिल्कुल ठीक हो गया। इशू खड़ा होता है जब ये मुस्तकिल रहते हैं। जैसे एक बच्चा है,
ये 5 से 15 साल में बहुत कॉमन मसला है, सबसे कॉमन मसला है। किसी भी एज में गला ख़राब हो सकता है। ये सिंपल इन्फेक्शन वायरल हो सकती है, बैक्टीरियल हो सकती है, फंगल हो सकती है, टीबी हो सकती है, लेकिन ऐसे भी हो सकता है कि गला ठीक ही नहीं हो रहा 1 माह से और बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। यंग बच्चा है, वो 20 साल का भी हो सकता है, वो 5 साल का भी हो सकता है, तो उसके लिम्फ नोड पूरी बॉडी में अपीयर हो गए। बॉडी में जिसको कैंसर, ब्लड का कैंसर बोल देते हैं, या ल्यूकीमिया, लिम्फोमास, इसमें भी गला ख़राब होता है। जो ही मुदाफ़त कम होती है वो HIV तक गला ख़राब होता है। अब हर गले की ख़राबी को सिंपल ना लिया जाए। वो गला जो 2-3 हल्का सा ख़राब हुआ, स्क्रैच हुई, हाक्स, जैसे अक्सर लोग गला साफ़ कर रहे होते हैं, सिंपल डिस्कम्फर्ट, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वो एलर्जी से भी होता है, जो हमारे भाई बाइक्स चलाते हैं, एक्सपोजर टू पोल्यूशन से भी होता है, स्मोकिंग वाला का भी होता है। एक बहुत आम मसला, क्योंकि हम बहुत एक्टिव नेशन नहीं हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्माइल करना चाहिए, एक्टिवली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वार्म ड्रिंक्स लेना चाहिए। अर्बन एरिया में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हर वक्त गले पानी पीते रहें, वार्म चीज़ें लेते रहें, पोल्यूशन में किसी हद तक हम बच जाते हैं। और जिन साहब को भी स्नीजिंग हो रही है, कॉफिंग हो रही है, वो मास्क ज़रूर लगाए। और बच्चे को अगर इन्फेक्शन हुई है तो प्लीज़ उसको स्कूल मत भेजें, वो अपने 10-15 फ्रेंड्स को भी लगा के आएगा, वो एक कम्युनिटी का मसला बनेगा। इसलिए बेहतर है कि 2-3 दिन में ही ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, रिवाइटलाइज हो जाती है बॉडी। इसलिए रेस्ट दी जाए, वार्म चीज़ें ली जाएं, स्पेशली इस सीज़न में और अर्ली स्प्रिंग सीज़न में मैक्सिमम सोर थ्रोट होगा। उसमें ज़रूरी है कि जो ही हो बच्चा रेस्ट करे, बिहेव लाइक चाइनीज़ एंड जापानीज़, वार्म ड्रिंक्स बेतहाशा लें, हाई न्यूट्रिशियस डाइट जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, जिसमें अंडा है, सूप है, कोई भी मीट किसी भी किस्म का, फिश, इसको ये एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो पता कैसे चलेगा कि ये अब इन्फेक्शन है, ये टॉन्सिल्स है, इसके कोई टेस्ट वगैरह होते हैं जिससे डायग्नोस किया जा सके, पता लगाया जा सके? अगर बच्चे को 2 आम सिम्टम जो होती हैं, बच्चे को खाने पीने में दुश्वारी हो रही, फीवर 100 क्रॉस किया हुआ है और 1 हफ्ते से ज़्यादा ठीक नहीं हुआ, तो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुकी है। इसके लिए फ़िज़ा हर सूरत में देना पड़ेगा एंटीबायोटिक। इसके लिए प्रॉपर एंटीबायोटिक 5 to 7 डेज़ हर सूरत देना है, और वो अर्ली स्टार्ट करेंगे तो बच्चा जल्दी ठीक होगा। शुरू में तो ये सिंपल कॉमन कोल्ड और फ्लू से ही स्टार्ट होता है। समटाइम्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन फिर रह जाती है। वो बच्चे जो रात को मुंह खोल के सांस लेंगे, जिनको खाने पीने में दुश्वारी होगी, जिनकी ग्रोथ कम हो रही है, बच्चा खराटे ले रहा शुरू से, फिर उसके दांत भी टेढ़े हो जाएंगे, फिर वो पेट में दर्द भी कहेगा। दांत क्यों टेढ़े हो जाएंगे, इससे क्या जो लिंक? बच्चे भी रात को मुंह खोल के सांस लेंगे, 6.5 ईयर के बाद, 6-7 साल की उम्र में जो दांत निकलने, प्राइमरी टीथ जो जिसको दूध वाले दांत कहते हैं, जब निकलते हैं तो परमानेंट टीथ पीछे मौजूद होते हैं उनकी जड़ में। जो बच्चा मुंह खोल के सांस लेगा, 1-2 साल से ज़्यादा फीडर पिएगा, मैक्सिमम चांसेस के दांत ज़रूर मेल डायरेक्टेड होंगे, ओवर क्राउडेड होंगे, उन सब को ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे या दांत ठीक नहीं होंगे। जा की प्रपोर्शनेट जो बढ़ता है रैपिडली, 16 से 18 साल तक बच्चे ने जल्दी से बड़े होना, उसकी डाइट की डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस दौरान में डेफिनेट कोशिश करनी है कि बच्चा मुंह खोल के सांस ना ले। अगर बच्चा ऐसे कर रहा है तो सिंपल वज़ू करवाना, अच्छा सा नोज़ को फ्लश करवाना, नाक को स्प्रे देना। अगर ठीक नहीं हो रहा तो फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं। 95% ये मसाइल शुरू में, इब्तदा में 100% सिंपल दवाई से ठीक हो जाते हैं, सिंपल स्प्रे से ठीक हो जाते हैं, नोज़ को फ्लश करने से ठीक हो जाते हैं, और डाइट को थोड़ा सा बेहतर करने से ठीक हो जाते हैं। अब अगर बच्चे जंक फूड लेंगे, जूसेस लेंगे, तो गले ख़राब बहुत ज़्यादा होंगे। और अगर मेडिसिन से ठीक नहीं हो रहा, हर 2 माह में 1 दफ़ा बच्चे को अटैक हो रहा है, हर दफ़ा एंटीबायोटिक देनी पड़ती है, बच्चा रात को मुंह खोल के सांस ले रहा है, उसकी ग्रोथ भी एज मेट के साथ ठीक नहीं है, वो स्कूल में अक्सर परफॉर्मेंस भी, टीचर्स आर नॉट वेरी हैप्पी, और यही बच्चे फिर सुनना भी ऊंचा शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शन आराम से नाक के पीछे से सीधा रास्ता नेचर ने दिया हुआ है,
इन्फेक्शन नाक और गले से आसानी से कान में चली जाती। उसको एक ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं। और आप ये सीरियस लीजिए, ये बातें वाकई मैं खुद अभी सुन रही हूँ। ये तो देखें आप, एक चीज़ शुरू होती है तो वो आगे रिश्ते कितने बना लेती है। ख्याल कीजिए, ब्रेक के बाद मिलते हैं। टॉन्सिल्स के हवाले से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब टॉन्सिल्स हो गए, ठीक है, अब ये इसका इलाज क्या है आम इंसान के लिए? इसको निकलवा देना है या इसको छोड़ सकते हैं? टॉन्सिल या गले की ख़राबी आम तौर पे केयर से ही ठीक हो जाती, और अगर ज़्यादा ख़राब हो रहा है, अक्सर ख़राब हो रहा है, बुखार हो रहा है, हेल्थ ख़राब हो रही, फिर प्रॉपर एंटीबायोटिक पूरे टाइम के लिए ली जाए। दैट्स द ओनली सॉल्यूशन। अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा, जैसे साल में 6-7 अटैक हो रहे हैं, बच्चे की हेल्थ कमज़ोर हो रही है, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, टॉन्सिल से भी हाइट नहीं बढ़ती? यस, दैट्स अ मेन रीज़न। और क्या क्या होता है? इनएबिलिटी टू थ्राइव, इनएबिलिटी टू ग्रोथ, पूरी हाइट नहीं अचीव कर रहा, या बच्चा बहुत मोटा हो गया है, जिसको पे क्विकी हैं, चब्बी चिल्ड्रन कहते हैं। बच्चा फुटबॉल की तरह गोल मटोल हो रहा है और पराठा खा रहा है, वो कहते हैं नहीं जी अब्बा भी ऐसे ही हैं, हम सारे खराटे लेते हैं, कोई नहीं ऐसे हो। ऐसे नहीं है। इस फैमिली में फिर हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन क्रोनिक सोर थ्रोट, जो महीनों सालों तक होता है, चंद महीनों के बाद गुर्दे और हार्ट अफेक्ट होते हैं। दो बड़ी डिजीज़ेस हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, गुर्दे डैमेज होते हैं, हार्ट के वेल्व नैरो होने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेम्ड होते हैं पहले, फिर नैरो होते हैं। दैट्स ओनली कंट्रीब्यूटेड बाय सोर थ्रोट। स्ट्रेप्टोकोकल सोर थ्रोट एक जरासीम है, बीटा हिमोलिटिक ग्रुप ए का, ये सबसे कॉमन है, पूरी दुनिया का मसला है। इसलिए सोर थ्रोट को अगर बच्चा कुछ भी नहीं कह रहा, ऊंची सुन रहा है, तलफ़्फ़ुज़ साफ नहीं है, बच्चा अक्सर पेट में दर्द कहता है, उसकी ग्रोथ पूरी नहीं है, रात मुंह खोल के सांस लेता है, खराटे लेता है, ये सारी चीज़ें एडिनाइड और टॉन्सिल की वजह से। और अगर ये चंद माह से पुरानी है, साल 2 साल हो गए हैं, बच्चे की एज भी 4-5 साल हो गई है, माँ कह रही है तो 2 साल 3 साल की उम्र से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो इसको प्लीज़ वेट ना करें। इसको अब छोटी सी सर्जरी होगी, डे केयर, सुबह आएंगे, शाम तक घर चले जाएंगे, 1 दिन में आमतौर पे मरीज़ ठीक हो जाता है। उसके बाद ये मसला आपका हल हो जाएगा। लेकिन ये आखिरी हल है। जब इन्फेक्शन एंटीबायोटिक से ठीक ना हो रही हो, चीज़ें लंबी चल रही हों, ओवर ए स्पैन ऑफ 1 to 2 years, तो फिर सर्टनली ये सेफ़ सर्जरी है, ये करवा लेनी चाहिए। तरीका इसका एक ही है पूरी दुनिया में, अमेरिका से लेके पाकिस्तान तक, कि जब ये ख़राब हो जाएं, बच्चा खराटे ले रहा है, मुंह खोल के सांस ले रहा है, बराए इसके कि आप लेट करें, फिर ब्रेक्सिज्म भी हो, फिर बच्चा रात को खराटे भी ले, और फिर हमें उसको ब्रेसेस भी लगवाने पड़ेंगे। अच्छा, फिर जा का अच्छा हाँ, आपने बताया कि दांतों का भी मसला जो है ना इसी वजह से होता है, मुंह वो खोल फिर एक मसले से दूसरे जन्म लेते हैं। लेकिन सबसे बेहतर ये है कि इब्तदा से ही हम चीज़ों से बचें। 2-3 बेसिक सी चीज़ें हैं जिससे हम इन इन्फेक्शन से काफ़ी हद तक बचते हैं। ठीक, जैसे मदर फीड, ब्रेस्ट फीड को पूरी दुनिया में प्रमोट किया जाता है। ब्रेस्ट फीड अनमैचेबल है। दूसरे नंबर पे अगर किसी वजह से माँ ने दूध नहीं पिलाना या पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ ऐसे ज़रूर किया जाए कि बच्चे को फीडर कम से कम टाइम पे दिया जाए। 1 या 2 साल में फ़ौरन तौर पे अर्ली वीनिंग पे चला जाए। मतलब जितनी टाइम पे अगर माँ की फीड पे है बच्चा, तो जिस टाइम पे जैसे वो छोड़ता है उसी टाइम पे अगर फीडर पे, तो उसी टाइम तक फीडर उस पीरियड तक छोड़ 6 माह से साल के दरमियान में, जब बच्चा 1 साल फर्स्ट बर्थडे से पहले बच्चे की वीनिंग शुरू हो जानी चाहिए। सॉफ्ट डाइट की तरफ बच्चे को थोड़ा थोड़ा आ जाना चाहिए। ठीक, और फीडिंग कप पे चला जाना चाहिए। ठीक, अगर ऐसा करेंगे तो ये इन्फेक्शन रेट काफ़ी कम हो जाएगा। ये सबसे एक कॉमन वजह है। अच्छा, फीडर का ज़्यादा इस्तेमाल। अच्छा, किसी के कान ख़राब हो तो भी टॉन्सिल्स का बड़ा उनको मसला? एग्जैक्टली, एडिनॉइड टॉन्सिल से कान में इन्फेक्शन चली जाती है। आम तौर पे बच्चा कुछ नहीं कहता, बच्चे को ऊंचा सुनाई देता है, या बच्चे को डलनेस फील होती है। टीचर ऑलवेज अनहैप्पी, टीचर कहती है ये बच्चा फोकस नहीं कर रहा, उसको ये जो हम बोलते हैं आवाज़ ही आधी आती, या बच्चे के तलफ़्फ़ुज़ साफ़ नहीं है, वो बोलता है तो तोतला बोलता है या तलफ़्फ़ुज़ उसको, क्योंकि आवाज़ उसको आती काफ़ी डिम है,
तो अपनी तरफ से कुछ और ही लफ्ज़ बना के बैठा होता है। वंस दीज वर्ड्स डायलेक्ट्स जो हैं फिक्स हो जाते हैं तो ये फिर हम उसको करेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। एक दफ़ा बच्चे की ज़ुबान पे चढ़ जाए लफ्ज़ तो वो काफ़ी देर लगती है उसको रेक्टिफाई करने के लिए, क्योंकि एक फ़ाइल की सूरत में ब्रेन में वो प्रिंट हो जाता है। अच्छा, तो बेहतर ये है कि बच्चे की हीयरिंग वीएन स्कूल भेजने से पहले प्लीज़ एक दफ़ा बच्चे की वीएन और हीयरिंग ज़रूर चेक करवा लें, कान चेक ज़रूर करवा लें। जैसे जब अच्छे सेंटर्स में जब बच्चा दुनिया में आता है तो घर वालों की खुशी की इंतहा होती है। उस वक्त कम से कम स्पेशल सेंसेस आँखें और कान और उनकी स्मात ज़रूर चेक हो जानी चाहिए। फिर से नॉर्मल तो स्कूल जाने से पहले एक दफ़ा चेक करवा लें। अच्छा, इससे हम काफ़ी सारे मसाइल से बच जाएंगे। अच्छा, बच्चे की परफॉर्मेंस A1 हो जाएगी। और छोटे छोटे मसले उस वक्त ख़राब होते हैं जब पेरेंट्स केयरलेस होते हैं। पेरेंटहुड बहुत बड़ी बात है, जन्नत माँ के कदमों में है, लेकिन बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हैं कि बच्चे को जब स्कूल जाता है तो सोर थ्रोट बहुत बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन जब भी चिल्ड्रन का डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट कहे तो ज़रूर लगवानी चाहिए। फ्लू वैक्सीन बच्चे को हर साल 12 साल तक ज़रूर लगनी चाहिए। और सिंपल सी हाइजीन, पेरेंट्स जब भी बच्चे को बार बार हैंड वाश सिखाएंगे, स्नीजिंग कॉफिंग आए तो इन द क्लोथ, इन द एल्बो, हाथ के पीछे, मुंह के ऊपर हाथ ज़रूर रखें। जिसको स्नीजिंग है, जिसको कफिंग है, उसने मास्क ज़रूर लगाना। और उस बच्चे को जब तक फ्लू हो रहा है, गला ख़राब है, 2 डेज़ 4 डेज़, उतने दिन फिज़ा नहीं जाना उसने स्कूल। वो स्कूल में जाएगा तो अपने एज मेट्स, अपनी फ्रेंड्स को लगा के आएगा। एग्जैक्टली, एप्लीकेशंस वगैरह दे स्कूल में, मगर ऑफ करवाएं। मैं कहती नहीं जी वो तो होता है, वो तो ऐसे, वो ये सादगी, ये इनोसेंस ठीक नहीं है। इससे कम्युनिटी प्रॉब्लम होता है। एक घर का मसला पूरे स्कूल का मसला बन रहा है जी, तो फिर वो पेरेंट्स को लगेगा, फिर सर्कल होता रहेगा। स्कूल वालों को भी चाहिए देखना कि अगर किसी बच्चे को ये इशू है तो पेरेंट्स को फ़ोन करके फ़ौरन बताएं कि आपके बच्चों को जो है ना मसला है, और वो कल भी आया था, आज भी आया है, इसको ऑफ करवाएं जब तक कि ठीक नहीं हो जाता। ये आपका भी काम है, स्कूल वालों का भी। ये बिल्कुल सही बात करेंगे। वो एक्चुअल पेरेंट्स वो हैं। हाँ, टीचर के पास, जिसके पास स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। अब मैं आपके पास बैठी हूँ, जब आप आए आपने मुझसे सबसे पहले मेरी सेहत के बारे में पूछा। एग्जैक्टली। तो बीइंग अ डॉक्टर आपको फौरन पता चल गया कि आई एम नॉट वेल। मैंने आपको बोला आज मेरी तबीयत खराब है। इसी तरह जब टीचर के पास बच्चा खड़ा होता है, ये क्लास में बच्चा पढ़ रहा होता है, तो टीचर को पता होता है कौन बच्चा टेंशन है, कौन बच्चा वीक है, कौन बच्चा बीमार है, किसको खांसी है, किसको न, सब पता होता है। ये टीचर्स, ये स्कूल का काम है, इदारों का काम है, जहाँ पे इतनी फीस लेते हैं ये इदारे, उनका ये भी काम है कि बाकी जो बच्चे हैं ना उनको सेफ रखें। अगर किसी को है मसला तो छुट्टी करवाएं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। हाँ, बच्चे टीचर्स को बहुत हाई प्लेस करते हैं। हाँ, वो फिज़ा को नो कह सकता है बच्चा अपने मामा बाबा को, वो स्कूल की टीचर्स को नो नहीं कह सकता। बहुत अच्छी बात की। वो टीचर अगर कुछ कहती है ना वो याद रखता है। हाँ, बच्चे लेके आते हैं ना डॉक्टर्स के पास, तो माएँ बार बार कहती हैं डॉक्टर साहब आपकी बात सुनता है, आप ज़रा इसको लाउड वर्ड्स में, बोल्ड लेटर्स में कहें ये बात दोबारा, कि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी, जंक फूड की बार बार फरमाइश नहीं करनी, कैंडीज़ के अंबार नहीं लगाने। तो अल्टीमेटली टीचर्स आर द रियल, बच्चे टीचर्स को मेंटोर और पीर साइंस समझते हैं। तो टीचर्स, हमने भी देखे आपकी लाइफ में 1-2 टीचर ऐसी आई है जो उसको सारी उम्र अल्लाह रसूल के बाद बहुत हाई प्लेस करते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। एक तो उस्ताद, ऊपर से वो भी वो उस्ताद जो माँ बाप को भी दर्जा रखते हैं। वो उल्मा हों, टीचर हों, उनको इन वर्ड्स को बोल्ड लेटर्स में कहने से स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट आता है। और उनकी इंस्पायरेशन से, उनके सिंपल वर्ड से इट्स सिग्निफिकेंस, इम्पॉर्टेंस पैरामाउंट इम्पॉर्टेंट हो जाती है। थैंक यू सर। आज आपने हमें इलाज के साथ साथ जो है ना हमें एक अच्छा मैसेज भी दिया उस्ताद के हिसाब से। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आफ्रीका। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। वेलकम बैक। एक मेहमान है मेरे पास, शेखू एहसान सिंगर है, मगर इसके पीछे इनकी बैकग्राउंड स्टोरी अभी मैं थोड़ी देर पहले पूछ रही थी, इतनी अच्छी, इतनी इंटरेस्टिंग है। इज़ वेरी यंग बॉय,
ठीक है, कॉल सेंटर में जॉब करते हैं, ज़ाहिर सी बात है अपने सारी चीज़ें जो है ना लाज़िमात अपनी ज़िंदगी उसको चलाने के लिए, और शादी बना ली इन्होंने, लव मैरिज हुई है इनकी माशाल्लाह, एक बेटा भी है इनका छोटा सा, और अपने सिंगिंग करियर को भी परसू करें क्योंकि 2012 से इन्होंने अपने सिंगिंग करियर में जो है ना कदम रखा और अभी भी चल से चल मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्लीज़ सराहिएगा इनकी आवाज़ को, इनके काम को, अगर आपको अच्छा लगे तो क्या कहेंगे जी? अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले तो, वालेकुम अस्सलाम। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं आपके प्लेटफॉर्म पे मौजूद हूँ, और ये सबसे बड़ी खुशी की बात तो मेरे लिए यही है। बाकी देखते हैं, काम किए जा रहे हैं, आगे देखते हैं इंशाल्लाह क्या होता है, क्या बेहतर है मेरे लिए। कितने कोई गाने बना लिए अभी तक अपने? मैंने फ़िल वक्त दूसरों के साथ और अपने मिला के तकरीबन 10-12 सॉन्ग्स तो पढ़े हैं, और कुछ एक्टिंग भी है, एक्टिंग भी मैं करता हूँ, वो भी शौक़ है मुझे। कहाँ पे करते हैं एक्टिंग? वो आपने देखा होगा कश्यप फाउंडेशन की तरफ से वो थिएटर, लाइव थिएटर परफॉर्म्स होते हैं जी। वो मैंने किए थे। मैंने लड़की का रोल बड़ा किया है, इवन मैंने अपनी दाढ़ी मूछ भी कटवा दी थी एक्टिंग के हाँ चक्कर जी। में? तो अच्छा। लड़की का रोल मिला था ईमान का, तो वो मैंने लड़की की आवाज़ निकाल लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। तो फ़ोन पे काफ़ी लूटा है मैंने लोगों को। थोड़ी और बातें करेंगे मुझसे लड़की की आवाज़ में, पता चले। जी ज़रूर, मैं कर सकती हूँ, इस तरह की बातें भी कर सकती हूँ। अच्छा, खैर मुझे कोई लड़का लड़की की आवाज़ निकालता बहुत हंसी आती है मुझे। अच्छा, कोई गाना ज़रा सुनाए आज, हम हमारे लिए क्या तैयार करके लेकर आए? मैं सबसे पहले अगर आप इजाज़त दें तो मैं इंग्लिश सॉन्ग कर दूँ। इंग्लिश जी हो जाए। चलें आपकी इजाज़त के साथ। लोग तो वैसे इंग्लिश सॉन्ग नहीं करते, आप कर रहे हैं, हम तो सुनेंगे बड़े शौक से। Girl, I wanna get to know you, no nobody else would understand. Girl, I wanna be the only one that you can call your man. Oh baby girl, you the one for me. I hope you do, hope that you see. तेरे कन्ना दिए वाली वाह, साडा दिल ले गई, हो दिल कट के वाह, साडी जान ले गई, ओ साडी जान ले गई, तेरे कन्ना दिए वाली। अंदर आ मेरा पा बस जाओ साइया, साइया शामा पैया वाह। तेरे बिना तू गरया तोलना, शामा पैया तेरे बिना तू गरया टोलना, टोलना, टोलना। रोग ही जरदा अरे वाह। मार मुकावे, सुख दा कोई सा ना आवे। रोग ही जरदा मार मुकावे, सुख दा कोई सा ना आवे। दुख लादे ने दिल विच डेरे, चारे पासों दिसन अनेरे। गम आवे उन नहीं परवाह, दिलदार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। इस तो डाडा दुख ना कोई, इस तो डाडा दुख ना कोई, प्यार ना विछड़े, किसे दा यार ना विछड़े। वाह, आप तो बड़े मज़े से मस्त होके गाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। है ना? आपको तो अभी तक वायरल हो जाना चाहिए था। बस हो जाएंगे अब अब आपके पास आ गए तो हो हाँ, जाएंगे। हो जाएंगे। बेटे को सुनाते हैं गाना? वो 1.5 साल का सुनता है? बड़ा लाइक करता है। अभी मैं गिटार, अभी मेरा वो उधर हैंग हुआ होता है, तो वो हाँ। उधर से इशारे कर रहा था, बाबा लेके आओ, हाँ बजाओ। लेके आओ। और वो ये इसको खींची रखेगा, कभी ये करेगा, मेरे साथ प्रैक्टिस भी करता है, मजे की बात। अच्छा। लगा रहता है। जबरदस्त। बेगम सुनती है, फरमाइश करती है आपसे? वो फरमाइश करती हैं, सुनती हैं। कौन सा गाना सुनती है? बेगम को गाना गा गा के पटाया था,
कॉल सेंटर में थी आपके साथ? नहीं, वो एबिलिटीज़ थी। एबिलिटीज थी। हाँ, अगर काम जिसका अच्छा होना तो वो प्रोमिनेंट हो ही जाता है बंदा। तो कोशिश यही होती है जो भी काम करता हूँ वो पूरे दिल से करूँ, पूरे मन से करूँ। तो आप सुनाते थे अपना गाना फ़ोन पे उनको जब उनसे बात करते थे? नहीं, गाना हाँ, कोई लॉन्च करना होता था ना, वो आइडिया ज़रूर ले लेता था कि ये वैसे कैसा नहीं है, ये सुनाते कैसा थे? है। हाँ, वैसे नहीं। अब सुनती हैं? अभी सुनती हैं। अभी तो कभी शोज़ पे जा रहा हूँ, कभी इधर जा रहा हूँ, कभी तो फिर वो सुनने को वैसे भी मिल जाता है। हाँ। वैसे अगर घर कोई गेस्ट आ जाए तो फिर वो पड़ा वॉयलिन वो उठाओ या गिटार उठाओ, ये करो। है? हाँ जी। अब शोज मिलना शुरू हो गए आपको, काम इस तरह कर रहे हैं? हाँ जी, देखें ये भी शो मिला है तो इधर आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी मिलेंगे, वो भी चले जाएंगे। आवाज़ आ गई है आपकी मार्केट में, हाँ इसका जी। मतलब है। तो कोई अली ज़फ़र, कोई आतिफ असलम का सुनाना चाहेंगे? आतिफ असलम आदत आता है आपको आतिफ असलम का? कर लेते हैं ट्राई। नहीं, ट्राई नहीं, जो आपको आता हो वो सुनाए, जो आपका बेस्ट हो। जो मेरा बेस्ट है। आतिफ को, अली ज़फ़र को, कोई ऐसे, क्योंकि आपका टोन मुझे थोड़ा सा उसी ऑर्डर का लग रहा है। दोनों ही मेरे फेवरेट है जी। मैं आपको अपने सॉन्ग की 2 लाइन सुना दूँ? सुना है? वो अभी मैंने रिलीज़ करना है। अच्छा। तो इधर से कर लेंगे। उर्दू सॉन्ग है। ठीक है। क्यों है खफा ए रब बता, मैं लापता उसके बिना जीना नहीं, एक पल बिना तू आ जा, मैं हूँ तेरा। अब लौट आ, तू लौट आ, यूं ना सता, यूं बेवजह लौट आ, तू लौट आ, यूं बेवजह, यूं ना सता। ये अभी रिलीज करना है, इसके अभी। हमारी बहुत बेस्ट विशेस हैं आपके साथ कि आपका ये गाना जो है बहुत पॉपुलर हो और आपकी मेहनत भी जो है ना रंग लेकर आए। थैंक यू फॉर योर टाइम, आप आए हमारे शो में, बहुत शुक्रिया। जब गाना लॉन्च करना हो तो ये आपका प्लेटफॉर्म है, इधर ही कीजिए। थैंक यू सो मच। एंड में कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जी। माँ बाप को जो है एक मैसेज देना चाहूँगा कि हाँ। आपके बच्चों में अगर इस तरह का कोई टैलेंट है तो उसको जंग ना लगाएं प्लीज़। सपोर्ट करें। हाँ जी, उनको सपोर्ट की ज़रूरत क्या होती है, क्योंकि आपकी सपोर्ट से वो आगे बहुत ही ऊपर जा जाएंगे, सकते हैं, बेशक। बहुत ऊपर जा सकते हैं। बेशक। चलिए, खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।